बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात लंदन फोरम लाइव के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है। टीवी एपेक्स सेंटर से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। डॉक्टर सुहेल चुगताई जिसके चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और उनकी मेहरबानी की वजह से आज हम इस प्रोग्राम में आप दोस्तों के साथ इकट्ठे हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू बुनियादी तौर पर सियासत से थोड़ा सा हटकर इमिग्रेशन के मसाइल के हवाले से है, क्योंकि बरतानिया में जो लोग मुकीम हैं तवील अरसे से उन्होंने पाकिस्तानी की तादाद ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 12 से 13 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क में मुकीम है, जो शायद पाकिस्तानियों की किसी भी मुल्क में बहुत बड़ी तादाद है। उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए यहाँ के लोगों को इमिग्रेशन के किन मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद करने का फ़ैसला किया है। इंतहाई मोहतरम और सीनियर सोलिसिटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी अपनी फर्म्स के प्रिंसिपल्स हैं। वो हमें बुनियादी तौर पर आज गाइड करेंगे कि पिछले 10 से 15 सालों के अंदर बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर क्या तब्दीली आई और उसके एक आम आदमी पर या नए आने वाले बंदे पर जो बरतानिया आने का ख्वाहिशमंद है क्या असरात मुरतब हुए। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा वन बाई वन। मेरे चाहता हूँ ज़्यादा मैं आपकी गुफ्तगू में मुखल ना हूँ, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ही मुख्तसर सा है। मेरे दाएं जानिब सबसे पहले इम्तियाज़ राजा साहब ही तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं उन्हीं से आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का और मैं चाहूँगा कि वो इस पर रोशनी डालें कि जो इस वक्त बरतानिया के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर या एक दहाई के अंदर लोगों को मुख्तलिफ मराहिल से या मुख्तलिफ जो रूल्स और रेगुलेशन के हवाले से चेंजिंग का सामना करना पड़ा, उसके क्या असरात मुरतब हुए एक आम शख्स के ऊपर। पहले तो ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो होता तो मैं बड़ा इजीली आंसर कर सकता। अगर डिटेल में डिबेट में जाएंगे तो फिर जी एग्जैक्टली अगली स्टेज पे हम जाके लग सकते हैं। तो बेसिक ये ज़रूर कहूँगा कि 10 सालों में जितनी चेंजेस इमिग्रेशन रूल्स में या रेगुलेशन या यूके में आई है जी, शायद दुनिया में कहीं भी ऐसी नहीं आई होगी। और जब 10 साल पहले लोग आते थे और उस वक्त स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, HSM, लॉट ऑफ रूट्स अवेलेबल टू एवरीबॉडी, और यहाँ जब आने के बाद भी वो कन्वर्ट कर लेते थे किसी डिफरेंट कैटेगरी में। थैंक यू। लेकिन 10 सालों में चेंजेस इतनी ज़्यादा आई हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं, कुछ गवर्नमेंट इटसेल्फ जब चेंज हुई है तो उसके साथ पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। तो उसमें अब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है उन लोगों के लिए जो नॉर्मली स्टूडेंट्स आते थे और कन्वर्ट कर जाते थे इजीली HSMP, वर्क परमिट या डिफरेंट बिजनेस वीज़ा में जी। और इसी तरह अब तो उन्होंने स्पाउस वीज़ा पे इतना मुश्किल कर दिया है कि 10 साल पहले स्पाउस जो ब्रिटिश सिटीजन से शादी करता था तो 1 साल का वीज़ा मिलता था, 1 साल बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाता था। अब उन्होंने फिर 2.5 साल किया, फिर अभी उन्होंने 5 ईयर्स कर दिया है। अब प्रोबेशन पीरियड, यू आर टाइड अप विद योर ब्रिटिश स्पाउस फॉर 5 ईयर्स। तो आपको अब ये भी एक ऑब्वियसली काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है कि लोग सोचते हैं कि जब मैं यूके जाऊँगा या मैं बिजनेस करने जाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा, या अगर यूके को अपना घर बनाने की ख्वाहिश के लिए आते हैं तो फिर दे हैव टू थिंक अलाउट कि कितना हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट सेटलमेंट इन द यूके। तो पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो एक क्रीम होती है काफ़ी मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी कंट्रीज के, वो तो फिर भी दे कैन मेक देयर वेज एंड दे कैन सेटल इजीली बाय चूजिंग वो रूट्स जो है जो दिए गए। लेकिन इट्स नॉट इजी। आई वुड गिव यू परसेंटेज कि अगर 10 साल पहले 100% में से 70% लोग इजीली सेटल हो सकते थे, अब वो 25 रह गई है, बल्कि लेस देन दैट। बिल्कुल ठीक। तो ये बेसिक आपने एक ओवरऑल व्यू दे दिया चीज़ों के हवाले से। बिल्कुल हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, फिर ज़रा स्पेसिफिक क्वेश्चन लोग भी ज़रा हमारे पास जो मौजूद हैं वो भी इस हवाले से क्वेश्चन करना चाहेंगे। गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। गुलनवाज खान साहब एडिशनल खान सोलिसिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ साहब, आप क्या कहेंगे जो पॉलिसीज़ के हवाले से चेंजिंग आई है एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अगर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप समझते हैं वो पॉलिसीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, या आप समझते हैं कि उसको कुछ जगहों पे शायद हमने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, जिसके जिस तरह उन्होंने बताया कि एक स्पाउस वीज़े के लिए भी एक मुश्किल, एक बंदे को अगर उसने शादी कर रहा है, जेन्युइन शादी भी, उसको ये मुश्किल का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू वेरी मच जी। असल में जो पॉलिसीज़ होती हैं, इट्स ऑल द मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। राइट। कितनी डिमांड है, उसकी सप्लाई कितनी है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, उस हिसाब से उसमें स्ट्रिक्टनेस, टाइटनेस आती जाएगी। सेकेंडली है कि जो डेस्टिनेशन है वो कितना ज़्यादा फेवरेट है। फेवरेटिज़म यह है कि इस वक्त भी अभी आप अगर देखें तो सबसे पहले जो ऑप्शन होती है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की वो यूके है।
ना बात बने तो फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी कनाडा है, तो ये डेस्टिनेशन। दूसरा होता है कि जो गवर्नमेंट्स आती हैं उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है जी। तो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सब चीज़ों के ऊपर। पॉलिसी इन टर्म ऑफ इमिग्रेशन, पॉलिसी इन टर्म ऑफ हेल्थ, पॉलिसी इन टर्म ऑफ एवरी मैनिफेस्टो होता है गवर्नमेंट का। पहले लेबर थी, लेबर जो है वो ऑलवेज वो इमिग्रेंट्स के हक में रही है, और यही वजह अगर आप देखें जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो फेवर करते हैं वो लेबर को करते हैं, लेबर पार्टी को। जो टोरीज़ हैं ये कुछ अरसे के बाद आए हैं, ये ऑलवेज खिलाफ रहे हैं इमिग्रेंट्स के, तो इसकी वजह उनके ऑलवेज खिलाफ रहे हैं, तो इस वजह से इनकी तो स्लोगन ही ये था कि जो है ना वो इमिग्रेंट्स को कट करना है, इसको नेट माइग्रेशन को नीचे लेके आना है, एंड सो फार दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट। उनका मैनिफेस्टो था ये। तो इसी हिसाब से अगर आप छोटी सी एग्जांपल देखें, अगर आप जस्ट 2 इयर्स पीछे चले जाएं 2010 में 11 में, तो कितने स्टूडेंट आते थे? सही, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते थे। तो अब अगर आपने कुछ सुना है कि लास्ट 6 मंथ में एक स्टूडेंट आया हो, ये जरूर सुना होगा फलां भी डिपोर्ट हो गया, फलां रिमूव हो गया, फलां रिमूव हो गया, ये हो गया, लेकिन आ नहीं रहे। तो इन्होंने उस तरह से इसको कंट्रोल किया है। इनकी पॉलिसी ये है कि जो इस वक्त लोकल जॉब है उनको कैसे, यानी कि जो यहाँ पे जो इनसाइड जो बंदे हैं उनको जॉब क्रिएट की जाए, वो जॉब। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे डिमांड है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से ये कट हुआ सारा कुछ। असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेस्ट हैम सॉलिसिटर्स के प्रिंसिपल हैं। शेख साहब क्या कहेंगे, ये जो डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ते का ये निशानदेही की है खान साहब ने। ये जो स्टूडेंट्स का मसला है कि अब पाकिस्तानी जो जेन्युइन स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, उनको कॉलेजेस कैसे इशू नहीं कर रहे, इवन यूनिवर्सिटीज़ कैसे इशू नहीं कर रहे, ये वाकई कोई जानबूझ के रिस्ट्रिक्टेड इस लेवल पे कर दिया गया है, या आप समझते हैं कि इस पर बहरहाल गवर्नमेंट जो कोई भी और टूरिस्ट की हो या पहले गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, उस पर रिवाइज़ करना चाहिए पॉलिसी को? जी, सबसे पहले तो मैं नई बात फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। मोस्ट फेवरेट इशू है इस वक्त इमिग्रेशन। एग्जैक्टली जो भी यहाँ पैदा होता है या कम से कम जो यहाँ पर आता है प्रोफेशनल, उनके लिए ये इमिग्रेशन के मसाइल काफ़ी अहम है। तो मेरा इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस वक्त से इन्होंने ह्यूमन राइट्स लॉ में तब्दीलियाँ शुरू की हैं, उसी वक्त से इसके साथ इमिग्रेशन लॉ में तब्दीलियाँ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि जैसे ही आप इमिग्रेशन का वीज़ा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो साथ ही आपके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो भी क्रिएट होते हैं। इन्होंने सबसे पहले कंट्रोल करना शुरू किया जो ह्यूमन राइट्स लॉ को, कि वहाँ से राइट्स कट होंगे तो इमिग्रेशन ऑटोमेटिकली कट होती जाएगी। क्योंकि जैसे वीज़ा किसी का रिफ्यूज़ होता है किसी कैटेगरी में, ओवरसीज़ हो या यहाँ पर इंग्लैंड में हो, तो वो लोग अपील में जाते हैं। उसी के साथ जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ में उन्होंने तब्दीलियाँ की, अपील राइट्स कम हो गए, अपील राइट्स कम होते होते साथ उन्होंने अपील की फ़ीस वगैरह बढ़ा दी, जुडिशल रिव्यू के इख्तियारात कम कर दिए, अदालतें उस पर नज़रसानी नहीं कर सकती। तो ये सारे मामलात इन्होंने इकट्ठे एक साथ देखे हैं। और चूँकि यहाँ पर एक तरीक़ाकार है कि हर गवर्नमेंट अपनी एक पॉलिसी लेकर आती है, वो पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने शुरू से ही पिछले 5-7 साल से ये एक डिबेट बड़ी आम थी यहाँ पर कि इमिग्रेशन पॉलिसी को कौन सी गवर्नमेंट एज फर्स्ट प्रायोरिटी टेक करेगी। तो उसमें से आप देखें कि टोरी ने लास्ट जब इलेक्शन विन किया है तो इसी सिंगल एजेंडे पे विन किया है कि दे विल कट डाउन इमिग्रेशन एट एनी कॉस्ट, और वो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आप देख रहे हैं जो भी आ रही है, जिसमें नाजिल फराज साहब काफ़ी बूम कर रहे हैं और टोरीज अगेन बूम कर रही हैं सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर, कि उन्होंने इतने 1000 भेजे हैं बंदे पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका और किसी भी जगह पर वापस कर दिए हैं। तो वो इसी बुनियाद पर वो अपना सारा जो क्रेडिट ले रहे हैं कि इमिग्रेशन कट की है। और जहाँ डिमांड की बात है, डिमांड डेफिनेटली आप सबको मालूम है कि जब से उन्होंने यूरोपियन यूनियन ओपन की है, यूरोपियन यूनियन से उनको जो डिमांड है वो पूरी हो रही है इमिग्रेंट्स की। तो इसी वजह से जो साउथ एशियन या अफ्रीकन हैं उनकी डिमांड अब डेफिनेटली उन्होंने कट करनी है। तो उसी पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं इस वक्त। सही। अच्छा जैसा बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता इशारा किया असलम शेख साहब ने कि उन्होंने एशियंस की निस्बत यूरोपियन को प्रेफर किया, एक पॉलिसी खास इनकी सामने आई। आप क्या समझते, उसका क्या इफेक्ट आया और क्या पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है या एज ए गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या महसूस कर रही है? और सेकेंडली इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि कंजर्वेटिव हो या लेबर दोनों का इस टाइम कंसेंसस है कि इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाए, यानी 2015 में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या को फ़र्क आएगा या इस तरह कंटिन्यू रहेगा? जहाँ तक यूरोपियन को एशियन पे या दूसरे इमिग्रेंट से प्रेफरेंस की आप बात की, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यूरोपियन में ये अपने यूरोपियन कन्वेंशंस में ये बाउंड हैं उनको अलाउ करने के, क्योंकि ये सिग्नेटरी हैं।
ये नहीं भी चाहेंगे तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आजकल डिबेट होने के EU से बाहर निकलने के हवाले से डेविड कैमरन उसके लिए भी सर्टन इन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है कि क्योंकि मेन इनका मकसद है कि जो यूरोपियन सिटीजन यहाँ आते हैं बेनिफिट पे चले जाते हैं, बर्डन बन जाते हैं स्टेट पे, क्योंकि जो बाकी कंट्री से आता है वो तो पता नहीं कितनी एफर्ट करके कितने टैक्सेस दे के जाके सेटलमेंट स्टेज पे पहुंचते हैं। तो ये लोग यूरोपियन सिटीजन जो होते हैं वो 3 महीने अगर काम करते हैं और उसके बाद दे कैन अप्लाई फॉर बेनिफिट्स, हाउसिंग बेनिफिट्स एटसेट्रा, उसको एक्चुअली दे आर वरीड अबाउट दैट। उसमें अभी रिसेंटली यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने अलाउ किया है कि सर्टन जो स्टेट्स हैं वो अपने इंटरनल रूल्स बना सकती हैं टू द एक्सटेंट कि कैसे लोगों को रेगुलेट करना है, मतलब बेनिफिट देना है नहीं देना। जर्मनी ने अभी रिसेंटली कट किया है, बट टू कम आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इट्स अ बिग स्टेप, इट्स गोना बी अ मेजर स्टेप, और मेरा ख्याल में वो अभी डिफिकल्ट होगा करंट स्टेट के लिए। तो बाकी आपका मेरा कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के हवाले से था कि 2015 के बाद कोई चेंजिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी। लेबर पार्टी की पॉलिसी हमेशा से नाउन ये रही है कि ये इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं, पर मैं पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है कि जो करंट गवर्नमेंट भी जो है ना वो कोई इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू गेट जेन्युइन इमिग्रेंट्स। अगर आप सोच लें कि जितने लोग कोई स्टूडेंट्स आते हैं या वर्क परमिट्स पे या जिस पर्पज़ के लिए आते हैं, कितने जेन्युइनली उस पर्पज़ को फॉलो करते हैं। अभी भी जेन्युइन इमिग्रेंट्स के लिए स्टिल रूट्स अवेलेबल हैं, बट कई ऐसे हैं कि जो इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स हैं जिनका मकसद होता है कि UK हमें पहुंचना है, ठीक है, और वहाँ जाके अब वहाँ इन्होंने बाकी टाइटनिंग की हुई है। और अगर मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी हम ये छोटा सा मुल्क है बट अपने स्टेट को बचाने के लिए वो टाइटन पॉलिसीज़ करते हैं अफ़गानियों के ऊपर या दूसरे नेबर कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर करते हैं। तो इसमें नो डाउट दे आर नाउन एज ए अगेंस्ट इमिग्रेशन पॉलिसी, बट नॉट कि वो कम्प्लीटली इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कम्प्लीटली खिलाफ। बिल्कुल सही। तो लेबर गवर्नमेंट आएगी तो डेफिनेटली देयर विल बी फ्लेक्सेशन, तो विच इज़ अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी। जी, गुलनवाज खान साहब, ये बताइएगा कि जब बात होती है इमिग्रेशन के हवाले से तो ये भी कहा जाता है कि हमारे जो अपने लोग भी एशियन स्पेशली आए, उसमें 3 मुल्क शामिल हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, कि इन्होंने भी कुछ रूल्स को इतना मिसयूज़ किया जिसकी वजह से वो मजबूर हुए कि उन्होंने अपनी पॉलिसी को अमेंडमेंट की रूल्स टाइट किए। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि हम वाकई सिस्टम को मिसयूज़ करते हैं? असल में ना जी, जो कि हमारा वास्ता कम्युनिटी ज़्यादातर लिंक्ड इन लोगों से होता है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान है या इंडिया है। अपार्ट फ्राम दैट ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड से ही यहाँ पे लोग आते हैं। नॉन वीज़ा जो जितने भी वीज़ा नेशनल हैं, अगर आप मतलब इस वक्त प्रैक्टिकली आप डील करते हैं, शायद ही कोई ऐसा कंट्री है कि जहाँ से लोग नहीं आते जो वीज़ा नेशनल है। अब उसमें तुनिसिया है या अफ्रीकन कंट्रीज़ है, नाइजीरिया है, गैम्बिया है, वहाँ से हर जगह से लोग आ रहे हैं। इनको असल में ये चाहिए कि जो स्किल्ड लेबर हो, स्किल्ड हो, या लीस्ट वो लोग हों कि जो इन पे आगे बर्डन ना बने बल्कि इनके लिए जॉब जो है ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। जैसे एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करवाया, अब एंटरप्रेन्योर जब इंट्रोड्यूस करवाया तो उसमें क्या था कि 200,000 पाउंड आप यहाँ पे लेके आए। अब 200,000 पाउंड एक रीजनेबल मनी है किसी भी स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर साथ ही एक्सटेंशन में ये लगा दिया कि जी 2 बंदों को आपने 2 बंदों को जॉब भी देनी है। अब जॉब देनी है, वो मस्ट बी रेजिडेंट, उनको आप वो पाकिस्तान इंडिया आउट हो गया उससे। मस्ट रेजिडेंट मीन इंडेफिनेट होगा या यूरोपियन होगा या उसका पासपोर्ट होगा। अच्छा, अब अगर उसका फिर प्रॉब्लम बना के पैसा था इंग्लिश का थ्रेशोल्ड, अब इंग्लिश नहीं, तो उसके लिए क्या जी, अगर नहीं आपके पास इंग्लिश कोई मसला नहीं, आप 1 मिलियन लेके आ जाएं। अब उसको 2 मिलियन कर दिए इन्होंने, तो वो लेके आएंगे। तो मकसद इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ऑब्वियसली खिलाफ नहीं है, लेकिन इन्होंने उसका थ्रेशोल्ड इतना अप कर दिया है कि उसमें अगर 10 बंदे क्वालिफाई करते थे, अब वो 2 बंदे क्वालिफाई करते हैं। मतलब वो कट कर दिया वहाँ से। तो उस सेंस में मतलब ये बात जा रही है इमिग्रेंट्स के हिसाब से। पॉलिसीज़ ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन टू मच टाइटनिंग कर दी है इनकी। बिल्कुल सही। असलम शेख साहब, ये जो एक तासुर है कि एक गरीब आदमी का ख्वाब है लंदन पहुंचने का, और उसका ख्याल है कि शायद अगर मैं वहाँ पहुंच जाऊँगा जिस तरीके से मर्जी, तो मैं शायद अपने हालात बेहतर कर लूँगा, अपनी फैमिली के हालात बेहतर कर लूँगा। और हमारे कुछ ख़ास इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग UK में बड़ी तादाद में आए। ये क्या समझते हैं, ये ख्वाब किस हद तक ठीक था और अब इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, ख्वाब तो हर बंदे खा के देखना, और स्पेशली जब वो ख्वाब देखता है लंदन में आंख खोलने की, तो कोई इसको रोक नहीं सकता अगर वो 10 साल पहले ये आंख खोले। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है, अब ये डरावना ख्वाब बन गया हुआ है। स्पेशली मैं आपको ये बात शेयर करूं कि स्टूडेंट्स के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर इंतहाई मुश्किल हालात में गुज़र औक़ात कर रहे हैं, स्पेशली उनके काम के औक़ात के हवाले से जो कट हो गए हैं और कॉलेजेस के हवाले से।
और मैंने तकरीबन 6 माह पहले एक जुडिशल रिव्यू फाइल किया था इस ग्राउंड के ऊपर, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स की जो फीसेस ज़ाया हो जाती हैं, ट्यूशन फीस वगैरह देते हैं। जी। और ये एक रिवाज बन गया हुआ है काम कि कॉलेज जो है वो जो स्पॉन्सर करता है वो एक हफ़्ता चलेगा, एक महीना चलेगा, एक साल, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस मुल्क के अंदर मैं हैरान हूँ कि पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ पर बिल्कुल अभी तक आंखें बंद किए हुए हैं कि यहाँ पर इंसान की बॉडी से लेकर उसके घर और गाड़ी तक की इंश्योरेंस है, लेकिन उसकी अगर इंश्योरेंस नहीं है तो किसी कॉलेज की इंश्योरेंस नहीं है। स्टूडेंट जो यहाँ पर फीस जमा करवाते हैं उनको किसी किस्म का बैकअप नहीं मिलता, ना वो पाकिस्तान बैठे हों तब या यहाँ पर हो। एटलीस्ट इंश्योरेंस उनके साथ होनी चाहिए। अगर वो फीस 4,000 का चार्ज कर रहे हैं, वो 4,500 चार्ज करें, लेकिन स्टूडेंट को एक बैकअप दें। और ये जिम्मेदारी सरासर होम ऑफिस की है। बिल्कुल सही, क्योंकि हर चीज़ में कंप्लायंस कराना होम ऑफिस का काम है। और दूसरी मुसीबत ये बनी हुई है कि होम ऑफिस एक तरफ से वो डिसीजन मेकर है और दूसरी तरफ से अब अपील का राइट भी उन्होंने खुद ही ले लिया है। जब आप ये केसेस देखते हैं जो ओवरसीज अप्लाई होते हैं अफ्रीका से, साउथ एशिया से, और इनमें जो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अपने पास राइट ले लिया है बजाय इसकी को टोटल मैटर कोर्ट में दिया जाए। जी। तो जब ये दोनों राइट्स उन्होंने अपने हाथ में लिए हैं तो डेफिनेटली फिर उनको कंप्लायंस के इशू में इंश्योरेंस रखनी पड़ेगी। वेरी राइट। कि जहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको कम अज़ कम अपने पैसों की सिक्योरिटी हो। और ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है बल्कि ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है यूके की, मेरे ख्याल से उसके लिए बेहतर। ये ट्रस्ट डेवलप होगा तमाम लोगों का, तमाम बच्चों का जो अपना फ्यूचर समझ के यहाँ पर आ रहे हैं। तो कम अज़ कम वो बगैर किसी खौफ खतर के यहाँ पर आएंगे और अपना फ्यूचर बनाएंगे। ना सिर्फ वो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अपना और यहाँ पर जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है उनको हल करेंगे, बल्कि यहाँ पर ग्रोथ करेंगे। बहुत अच्छे, बड़े दो बुनियादी नुक्तों की तरफ असलम शेख साहब आपने इशारा किया और यकीनन बड़े अहम है। मैं चाहूँगा कि हमारे पास ज़ाहिर ऑडियंस के अंदर लोग बहुत मौजूद हैं और इंतहाई अहम है स्टूडेंट्स भी, बल्कि आपने इस तरह स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया तो वो भी मुझे एक दो नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कोई शख्स इस हवाले से कोई अपना कमेंट देना चाहे, कोई क्वेश्चन करना चाहे हमारे पैनलिस्ट से, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और माइक आपके पास पहुंच जाएगा। इस वक्त मौजूद है जो भी शख्स इस हवाले से अपने कमेंट्स देना चाहे। जी, चौधरी तबरेज़ ओरा साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई। जी शुक्रिया इन्विटेशन का। मेरे अपने दोस्तों से सवाल ये है कि जो एमिग्रेंट पाकिस्तान से हैं और वो यूके में काफ़ी अरसा से रहाइश पजीर हैं और ओवर स्टे हैं और उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने यूके गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो उनको रिन्यू करके नहीं देंगे अनलेस कि उनके पास वीज़ा ना हो। सवाल ये है कि हर दो सूरत में अगर वो यहाँ पर शादी करना चाह रहे हैं या वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनको पासपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से अपने पासपोर्ट को जो है ना वो रिन्यू करवाएंगे? शुक्रिया। बिल्कुल सही, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट नुकता है। ये मेरा ख्याल है पैनलिस्ट में पता नहीं कौन सा बेहतर जवाब देता है, शेख साहब मेरा ख्याल है। ये देखिए सबसे ज़्यादा इसमें जो मामला है वो जो मुल्क है जैसे पाकिस्तान है या साउथ एशियन या अफ्रीकन मुल्क है, ये उनकी अपनी पॉलिसी है कि वो पासपोर्ट इशू करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन कर सकती है, उनको गाइड तो कर सकती है, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकती। इस तरह अफ्रीकन ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिनको मैं जानता हूँ, एक्सपीरियंस भी हुआ है, वो किसी के भी कहने पर पासपोर्ट अपना इशू नहीं करते, इवन अनलेस उनको उनके पास कोई एप्लीकेशन ऐसी आया जिसमें वो शनाख्त ना कर सके किसी बंदे को या ना करना चाहें तब भी वो इनकार कर देते हैं, जिसमें जिम्बाब्वे है और इस तरह के मुल्क कैमरून है, वो इनकार कर देते हैं। और मेरे ख्याल से तो ये इमिग्रेंट्स के लिए बेहतर है अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो पासपोर्ट इशू करने में डिले करती है तो उनके राइट्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। और जितनी देर वो राइट्स में क्रिएट होंगे वो अपनी एप्लीकेशंस किसी भी कैटेगरी में डालकर, जैसे फैमिली कैटेगरीज में आ सकते हैं या दूसरी और कैटेगरीज में कि यहाँ पर इवन लॉन्ग स्टे में आ सकते हैं। ये मुश्किल दौर ज़रूर होगा उनके ऊपर यहाँ पर, लेकिन वो अपनी एप्लीकेशन को किसी सीधे इमिग्रेशन रूल्स में लाकर अप्लाई कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। यानी पासपोर्ट इशू ना करना उनके लिए ब्लेसिंग है ना? मेरे ख्याल से उनके लिए ब्लेसिंग है, मेरे ख्याल से ब्लेसिंग है, लेकिन हार्डशिप वो टाइम को उनको डिटेंशन में गुजारना पड़ेगा, टफ है। जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स लॉ को उन्होंने चेंज कर दिया इतना ज़्यादा कि अगर अदरवाइज ये अगर कुछ अर्सा पहले कुछ साल पहले अगर ये प्रॉब्लम होती तो वो एप्लीकेशन स्ट्रेट वे अंडर ह्यूमन राइट्स लॉ आर्टिकल 8 अपना अप्लाई करते ECHR, तो अप्लाई कर सकते अपना एक्सटेंड वीज़ा करवाने के लिए या नया वीज़ा लेने के लिए अप्लाई कर। लेकिन अब प्रॉब्लम वही आती है कि जब आपके ह्यूमन राइट्स यहाँ पर कट कर दिए हैं, फैमिली राइट्स आप कट कर दिए हैं, तो इसलिए डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी अगर अप्लाई करता है। मेरे ख्याल में जी रहीस साहब को थोड़ा इनके क्वेश्चन का मैं आंसर डिफरेंटली दूंगा कि ताकि उनको हेल्प भी हो सके।
जो आपने क्वेश्चन किया ना पासपोर्ट्स, बिल्कुल पासपोर्ट जो अनफॉर्चुनेटली यूके गवर्नमेंट के और पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक मुशर्रफ साहब के दौर में एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो ये गलत था कि पासपोर्ट आपने जिसके पास वीज़ा नहीं है उसको नहीं देना। तो काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर किसी ने शादी करनी है तो उसके लिए आईडी चाहिए आपको। सही। परवेज साहब गालबन उस तरफ जाना चाह रहे थे कि अगर किसी को पासपोर्ट चाहिए, और इनको पासपोर्ट पाकिस्तान जाने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जाने के लिए तो सडनली आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक दिन में मिल जाता है। इनको चाहिए आईडी यहाँ की, और आईडी इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर किसी ने शादी करनी है या कोई बड़ा स्टेप लेना है तो आईडी नहीं हो, बंदा इलीगल भी हो और आईडी भी ना हो, ओवरस्टेयर भी हो, तो उसको कुछ करने नहीं देते। तो मेरी रिसेंटली एक बड़े हाई ऑफिशियल से पाकिस्तान हाई कमीशन में इसी मौजू पे बात हुई है, और यही इशू जो आपने रेज़ किया मैंने उनसे रेज़ किया, तो उन्होंने एक गुर बताया, गुर ही मैं कहूँगा क्योंकि कोई वो रिटर्न तो डॉक्यूमेंट था नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल जो इस्लामिक मैरिज कर ले, तो उसके बाद अगर वो इंग्लिश मैरिज करना चाहता है और उसके पास पासपोर्ट नहीं है, इस्लामिक मैरिज ले आए सर्टिफिकेट किसी मस्जिद का और साथ अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड ले आए, तो हम बना देते हैं उनको पासपोर्ट्स। मतलब बट हमें मेक श्योर करना है। या फिर अगर किसी का कोई केस चल रहा है होम ऑफिस में तो कोई लेटर ले आए कि पासपोर्ट चाहिए, या आजकल होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि किसी का रिफ्यूज़ भी हो जाए तो वो पासपोर्ट रिटेन रख लेते हैं, इवन देयर इज़ राइट ऑफ अपील। ओके, उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि कहते हैं एक लीव होती है कि अपील चल रही है, अब तो पासपोर्ट तो एम्बेसी नहीं देती, जो गलत करते हैं, जो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, उसके लिए वो कहते हैं होम ऑफिस का लेटर लेके आओ। बट ये एक हमारी बदकिस्मती है कि वी आर मोर लॉयल देन द किंग। ठीक है, हमारे पाकिस्तान एम्बेसी वाले या पाकिस्तान गवर्नमेंट, इनको जो कुछ कहा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है दे आर ऑलवेज विलिंग टू साइन द एग्रीमेंट, और ये नहीं देखते कि ये एग्रीमेंट अगर किसी को डिपोर्ट करना हो तो उसके लिए राइट क्रिएट तो डिफरेंट बात, इन्होंने इतना ईजी कर दिया है कि उसको ओवरनाइट ट्रैवल डॉक्यूमेंट हमारी एम्बेसी बना के दे देती है। बिल्कुल, दे डोंट वेट फॉर द पासपोर्ट। एक क्वेश्चन जी ज़रूर पूछें, प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर कुरैशी है, चेयरमैन कारवान फ़िक्र की हैसियत से आज मैं इधर शामिल हूँ। एक मुसीबत इस वक्त जो बरतानिया में जो देखने में आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान से आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत परेशानी का शिकार हैं। पहला तो मैं क्योंकि आप सबका तल्लुक़ कानून से है और ये सारे बच्चे आपसे राब्ते में रहते हैं, ऐसे मसाइल हमें इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ नज़र नहीं आते। एक तो आप काइंडली ज़रा ये फैक्ट्स एंड फिगर ये बताइए, क्या वाकई हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बाकी दूसरी और जो नेशनलिटीज़ हैं स्पेशली इंडियन वो इतना सफ़र नहीं कर रहे? ये कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास हैं कि नहीं हैं? आपका गैबाना तारफ़ ऑलरेडी है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन मैं लूँगा लेकिन इसका मैं आंसर दूँगा। प्रैक्टिकली चूँकि हम, अगर मैं पाकिस्तानी सॉलिसिटर्स हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा है, जिस तरह गुलनवाज साहब ने पहले बात की, तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तानी ही ज़्यादा कर रहे हैं सफ़र। लेकिन अगर आप किसी इंडियन सॉलिसिटर से ये क्वेश्चन करेंगे ना, ही वुड हैव द सेम आंसर कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भी वही होता है। बट प्रैक्टिकली चूँकि इंडिया फाइनेंशियली स्टेबल है, तो मैंने इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी देखे हैं कि वो यहाँ अगर एक दो दफ़ा रिफ्यूज़ हो गए हैं ना, दे डोंट प्रेफर टू स्टे हेयर। वो कहते हैं कि यार मैं अपने कंट्री जाता हूँ, डिग्री कर लिया है, वहाँ मुझे बेटर जॉब मिल जाएगी। अब अनफॉर्चुनेटली स्लोली मे भी पाकिस्तान में हालात अल्लाह करे ठीक हो जाए। वो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट अनटिल के आपको कड़ियाँ मार के या टाइडिड अप करके डिपोर्ट नहीं करते, वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसका भी कसूर नहीं, वहाँ के हालात ही ऐसे हैं। वहाँ हमारे पास क्वीरीज आती हैं सिटिंग जर्नलों के बच्चों की, सिटिंग मिनिस्टर्स के बच्चों की, सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस के बच्चों की। अगर वो ये समझते हैं कि उनके बच्चे वहाँ सेफ़ नहीं हैं तो उनको यूके में सेटल करना है, तो फिर आप कॉमन बंदे की तो आप खुद सोच सकते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन। जी, दूसरा क्वेश्चन इसी हवाले से है कि हमारा जो है ना एजुकेशन का, जो बच्चों को यहाँ आने से पहले जो एजुकेशन एक होनी चाहिए, उनके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उसका बहुत इंतहाई फुकदान है। आप सब लोग अगर एक बाकायदा तौर पे एक कंसोर्शियम बनाए यहाँ बरतानिया में, जो लाइव कंसोर्शियम हो, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान के लोग ना हो, पाकिस्तान के सोलिसिटर्स ना हो, लॉ फर्म्स ना हो, इंडिया की और दूसरे कंट्री के सोलिसिटर्स भी उसमें शामिल हों, वो एक बाकायदा एक कंसोर्शियम बना के अपने ममालिक के जो वहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस हैं उनकी मदद से यहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस को ये प्लेज करें कि यहाँ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जैसे अभी असलम शेख साहब ने ये बड़ा अहम एक नुक्ता बताया कि कॉलेजेस बंद हो जाते हैं,
उसमें भी जो फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, ठीक है वो हम लोगों में से ही हैं, उनका किस तरीके से कला कमा हो और किस तरीके से इन बच्चों को उनसे बचाया जाए। देखिए ख़ास तौर पे वहाँ से जो बच्चियाँ आती हैं, बड़े अच्छे रीजनेबल घरों की बच्चियाँ भी यहाँ आ जाती हैं, आने से पहले बाज़ का नहीं पता होता कि कॉलेज का स्टेटस क्या होगा आने वाले में, वो यहाँ आके बड़ा ही एक गैर मयारी सा एक जो माहौल उनको बेचारों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, नॉट ओनली कि जस्ट आप इन योर ऑफिस जस्ट सिट डाउन एंड वेट फॉर द कस्टमर एंड क्लाइंट्स, आप ऐसा भी एक सिलसिला चलाइए कि जो आपका वो सिलसिला यहाँ के पॉलिसी मैटर्स के ऊपर अफेक्ट करे। उसके लिए वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट आपको यकीनन सपोर्ट करेगी, वहाँ के मिनिस्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर्स जो सेक्रेटरीज हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, और उनकी सपोर्ट की वजह से यहाँ का जो ऑफिस है वो हो सकता है कि आपको बेहतर तरीके से सुने और इन बच्चों के मसाइल हल हो जाएँ। थैंक यू, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया, बल्कि इस प्रोग्राम की वसातत से मेरा आंसर भी हो जाएगा और एक अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि हमें अभी रिसेंटली रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी डेवलपमेंट सेंटर हमने बनाया है और अभी उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह इन प्रोसेस है, इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स वो फाइनल हो जाएगी। यही इधर हम इल्फर्ट प्लाजा में उसका मेन ऑफिस होगा और उसमें सब कोलीग्स को, लॉयर्स को, नॉन लॉयर्स को, या जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या बाकी आप जैसे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं, या उनको हम ज़रूर इनवाइट करेंगे। और हमारा भी मेन मकसद उसमें यही है कि ये जो ज़्यादतियाँ होती हैं हमारे बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ जो पाकिस्तान से आते हैं, या जनरली हम तो रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कम्युनिटी को, ना कि इवन यूके बल्कि पाकिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ से हम जो आवाज़ उठाते हैं वो थोड़ी ईजिली सुनी जाती है, इंस्टेड के अगर वहाँ कोई जितना भी बोलता रहे। तो उसमें इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। और दिस इज़ रियली गुड सजेशन जो आपने किया, और इसी पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली मैं लॉयर्स कम्युनिटी को तो ज़रूर इन्वॉल्व करूँगा कि इसमें हमारे साथ वो हेल्प करें, सपोर्ट करें, और मीडिया वाले, और प्लस आप जैसे शाकिर साहब का नाम मैंने काफ़ी गहबाना सुना हुआ है, तो आई होप वी विल मीट अप आफ्टर दैट एंड आई विल हैव अ फुल डिटेल्ड डिस्कशन विद यू। थैंक यू। इसमें कुछ ऐड अप करना चाहेंगे इस पॉइंट पे? असल में ना जी, पहले ना 3 चीज़ों को समझना है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया कि ये क्लियर होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स हैं। 3 किस्म के बंदे यहाँ पे आते हैं। एक तो है कि जो स्टूडेंट वो यूनिज़ में आते हैं, दे आर फेसिंग नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश भी मिलता है, स्टडीज़ भी करते हैं, और उनमें से मोस्ट ऑफ देम जिस वक्त डिग्री कर लेते हैं, पहले PSW स्कीम थी Tier 1 पोस्ट स्टडी वर्क, उसके बाद उनको वर्क परमिट इशू थे या एंटरप्रेन्योर जो भी है, उनका इशू नहीं है। दूसरे वो लोग थे जो कॉलेज में चल रहे थे। अब कॉलेज में क्या हुआ, कुछ थोड़ा अगर पीछे जाएं, अब कॉलेज एक रूम का है, उसमें 100+ या 200+ जो है लोग उस पर स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे जनाब आए हुए हैं। अब जब होम ऑफिस ने रेड किए, वहाँ चेक किया, देखा कि 1-2 रूम में कैसे 200 या 300 या 600 बंदा जो है वो आ सकता है। वहाँ से उनको पता चला कि ये, अगर आपने भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि ये फैक्ट्रीज़ हैं ये जो बंदों को इम्पोर्ट करने की, ठीक है जी। तो उसमें 2 चीज़ें, एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, एक इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। जो तो हैं जेन्युइन स्टूडेंट, उनको ऐसा प्रॉब्लम सीरियस नहीं है रियल ग्राउंड, मतलब रियल लाइफ के अंदर। जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं उनमें से ये है कि जी ऐसे हुआ काफ़ी ज़्यादा, मतलब बैठे हैं सारे, आपके भी लम्हे हैं, इंडिया के साथ काफ़ी मतलब हमारे पास क्लाइंट्स हैं बाकी कंट्री से, कि जो लड़की है वो आ गया स्टूडेंट, उसका डिपेंडेंट बन के साथ आ गया, फुल टाइम काम की परमिशन थी। अब अदरवाइज उनको आने के लिए काफ़ी अच्छे पैसे देने पड़ते थे, 10 लाख 15 या जो भी कुछ है। तो इस तरह 2 बंदे यहाँ पे आ गए, और जो डिपेंडेंट है उसको काम की परमिशन भी है, वो सारा 3 लाख या 2 लाख में आ गया यहाँ पे। अब उन लोगों को इन्होंने कट करने के लिए इन कॉलेज को डिस्करेज किया। सही। इन जो कॉलेज थे इनको डिस्करेज किया, और उसकी बेसिस पे इन्होंने फिर उनका बनाए सिस्टम बनाए कि ये B रेटिंग है, ये A रेटिंग है। उनको एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट दिया कि जी 20 के आप इतने अरसे में A रेटिंग पे जाएंगे, और अब जब आप A पे चले गए हैं तो अब आपको हाईली ट्रस्टेड होना है। तो जो प्रॉपर कॉलेज कंप्लाइंस करते रहे, ठीक करते रहे, वो तो अभी तक कुछ उनमें सर्वाइव करें, लेकिन मोस्ट ऑफ देम उनमें से भी उड़ गए हैं। A रेटेड तो वैसे ही खत्म हो गए, B थोड़ा पहले चले गए सारा का सारा। असलम शाह साहब की बड़ी अच्छी सजेशन है कि जो सोलिसिटर फर्म्स हैं, बाकी फर्म्स हैं, उनको बिजनेस रन करने के लिए इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, इसे कहते हैं इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ठीक है जी, ये लेनी पड़ती है। कोई भी बिजनेस हो प्रॉपर, उनको जिनका लिंक पब्लिक से होता है, जहाँ पब्लिक का पैसा आना होता है, तो इनका जैसे बैंक्स हैं,
वो गवर्नमेंट से इंश्योर्ड होते हैं, एफसी से इंश्योर्ड। तो इसी तरह कॉलेजेस का कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक है, ये बात जानी चाहिए। एक प्रॉपर फोरम से जाएगी तो उसमें ज़्यादा वेट होगा, अगर इंडिविजुअल जाएगी तो कम वेट होगा। ये बिल्कुल इसमें एक है प्रॉब्लम इस यहाँ पे। लेकिन जो इकोनॉमिक लोग हैं, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स से, वहाँ पे उनको ज़्यादा असल में प्रॉब्लम बना। अब उनका फिर आगे उनके मामला थे कि 14 ईयर्स तक रहें तो जी आपको स्टेटस मिल जाएगा, या आप शादी कर लें, या जाइलम, ये जो भी है उस हिसाब से ये है। तो फोरम वाली बात जो भी कह रहे थे, यही मैं ऐड कर रहा हूँ। इकोनॉमिक माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, बाकी जनरल को ऐसे प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लॉयर से कि मैंने ये देखा है कि जो डिटेंशन सेंटर में हमारे दोस्त जो पाकिस्तानी जितने भी लड़के हैं, उनके साथ उनके लॉयर की कन्वर्सेशन जो ना वो नहीं होती। उस टाइम जो इतनी उनको सपोर्ट होती है ना, मोरल सपोर्ट जो एक लॉयर को देनी चाहिए, वो दे नहीं रहा होता, जिसकी वजह से वो इतनी टेंशन का शिकार होते हैं, इतनी टेंशन का शिकार होते हैं कि मैंने खुद देखा है, मैं वहाँ रहा हूँ, ठीक है, कि 24-24 घंटे लोग वहाँ रोते रहते हैं। उनकी ना ज़मीन होती है ना उनका आसमां होता है। उनको एक लम्हे के लिए पता नहीं होता कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। क्यों? कि उनका जो लॉयर बैकअप पीछे देने वाला होता है, वो उनको गाइड ही नहीं कर सकता होता। वहाँ से फ़ोन करते हैं कि लॉयर से बात करवा दे, और लॉयर बात ही नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। वहाँ जो उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है, उस टाइम जो कंडीशन होती है, क्योंकि हमारे ऐसा है। लेकिन उस टाइम अगर आपको एक मोरल सपोर्ट वहाँ दे दी जाए, आपको गाइड कर दिया जाए, आपकी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने भी लॉयर हैं उनको एक गाइड करें, उनको आपके साथ ये मसला है, आपको सही गाइडलाइन दे दी तो मे बी वो अच्छी तरह जो है ना वो वहाँ सुकून के साथ। बड़ा अच्छा लगता है, समझ आ गया जी। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। असलम शेख साहब दूसरी इसके बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो भी इसका जवाब देना चाहेंगे, और सब आपसे भी लेते हैं जी। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस दिन से मैं यूके में मैंने कदम रखा है पहला, उस दिन से मैं इस चीज़ को बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट में उस शख्स का जो क्वालिफाइड हो कोई प्रिविलेज होता है। आप हॉस्पिटल में जाएँ तो आप देखेंगे डॉक्टर्स का एक प्रिविलेज है, उनके लिए स्पेशल रूम्स होंगे, वो वहाँ बैठेंगे, अपनी मीटिंग्स करेंगे, आएंगे जाएंगे। पुलिस स्टेशन जाएं, पुलिस के लिए प्रिविलेज है अपना, क्योंकि पुलिस स्टेशन है। लेकिन मैंने स्पेशली यूके में देखा है कि लॉयर्स का अपने ही जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर कोई प्रिविलेज नहीं है। और ये ना सिर्फ मैंने होम ऑफिस में देखा है बल्कि कोर्ट्स में भी देखा है। और लॉयर्स के लिए कोई सिटिंग प्लेस सेपरेट नहीं होगी, कंसल्टेशन सेपरेट नहीं होगी उनके लिए। और इसी को उठाने के लिए लास्ट ईयर मैंने लॉ सोसाइटी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन उसमें यही बेसिक पॉइंट्स थे कि कम से कम लॉयर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट तक जो बगैर किसी प्रॉब्लम के एक्सेस करें। अब जो डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं, वहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जब आप कॉल करें तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज से ट्रीट नहीं किया जाता। फ़ोन करें, आप लॉयर कॉल कर रहे हैं, अपने क्लाइंट से बात करनी है, आपकी कॉल टेप होगी, आप उनको मिलने जाएं वहाँ पर जस्ट लाइक आपको, बल्कि वो वहाँ पर जो मुलाजिम होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होंगे, उनके लिए प्रिविलेज होगा। वो अपने लिए स्पेशल कमरे में होंगे, बैठे होंगे, टेबल कुर्सी चेयर उनके सब कुछ होगा, खाने पीने का इंतजाम होगा। लेकिन लॉयर्स जो है वो बाहर लाइन में खड़े होंगे। तो ये फिर ऑटोमेटिकली हमें डिस्करेज करता है कि हम एक्सेस करें। हमें कोई कांटेक्ट करता है जी डिटेंशन में है, तो हमारी उल्टी मुसीबत बन जाती है कि इस केस को कैसे टैकल करना है, क्योंकि हमारी एक्सेस से बाहर है वो बंदा। सही। जब एक्सेस पे नहीं होगा तो हम उसको ट्रस्टेड कम्युनिकेशन उसकी तरफ नहीं लेके जा सकते, उसको गाइड नहीं कर सकते, उसको जो बिट्स हैं कानून की जो मामलात हैं वो समझा नहीं सकते। जब वो आपकी सारी जो कन्वर्सेशन वो टेप होगी तो वो फिर जो क्लाइंट और जो लॉयर्स की जो कन्वर्सेशन जो प्रिविलेज्ड है वो भी सेफ नहीं होगी। तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल हैं। जी। और ये तभी मुमकिन हो सकती हैं जब हम इसको बार स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ या लॉ सोसाइटी की तरफ इसको बड़े फोर्सफुली उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसका अपने सिस्टम को चेंज करें, और कम से कम लॉयर्स की जो एक्सेस है वो अपने क्लाइंट तक बगैर किसी प्रॉब्लम के 24 आवर होनी चाहिए, और ये टेप रिकॉर्डेड ना हो और ये किसी और तरह मॉनिटर्ड ना हो, ताकि तसल्ली के झूठे अल्फाज भी अगर बोलना चाहे कम से कम तो वो तो एक महीना तक उस क्लाइंट के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि वाकई उनका रिस्पांस ऐसे ही आता है क्योंकि उनकी तसल्ली नहीं हो रही होती ना, उनको मालूम नहीं पीछे बाहर क्या कर रहे हैं हम लोग उनके लिए,
और अंदर उनको क्या उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, फीडबैक मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम वाकई आपने सही कहा इधर है इस और ये सर ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे एशियन के साथ है, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तानी के साथ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे साथ एक गोरा भी था दूसरे कंट्री का, मैं खुद रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि वो उनके साथ लॉयर के साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन थी और हर बात वो उसके केस के मतलब डिस्कस कर रहा था, बिल्कुल ठीक, और वो बहुत इजीली उसको जो ना वो रिलैक्स था। लेकिन बरअक्स दूसरों के हमारे साथ या दूसरों के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लॉयर के साथ अच्छी कन्वर्सेशन थी और मैं ये इसको बेटर फील किया। मैंने बाहर आके भी यही दोस्तों से कहा, जो मेरे साथ दूसरे दोस्त थे उनके साथ भी यही मामला थे। दूसरा ये रिक्वेस्ट मेरी कि ये क्वेश्चन है कि सालम से अगर 5 साल यहाँ स्पेंड करेगा तो क्या 5 साल में वो अपने बच्चों को मिल सकता है, पाकिस्तान जा सकता है? अगर पाकिस्तान नहीं तो क्या बच्चे उसके यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल सही, ये भी एक बड़ा 5 ईयर जो ना 5 ईयर एक फैमिली के लिए बहुत बड़ा सफर है। अगर एक बंदा अकेला है, उसके पेरेंट्स उधर हैं, फैमिली हमारी उधर है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप प्लीज। देखिए जी, डिपेंड करता है, थोड़ा सा पहले मैं उसमें ऐड कर दूं, लास्ट बात में थी कि 2 तरह की डिटेंशंस हैं, एक इम्प्रिजनमेंट है, एक डिटेंशन है। जो है इम्प्रिजनमेंट, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, उस पर पहले नंबर देना पड़ता है और वो जो कॉल करेंगे वो सारा एक प्रोसेस है, और जब तक आप ऐड नहीं होंगे उनके सिस्टम में, पुलिस वालों के या इम्प्रिजनमेंट वालों के, आप कॉल मतलब वहाँ से हम नहीं कॉल कर सकते। ये इम्प्रिजनमेंट में, जब क्राइम हो वहाँ इम्प्रिजनमेंट होती है। जो इमिग्रेशन है इसको ये एज ए क्राइम नहीं लेते, ये अलग से है। तो डिटेंशन सेंटर्स के अंदर पोजीशन डिफरेंट है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, कैमरा नहीं होना चाहिए, आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं, लॉयर आपकी कॉल ले सकता है, आपको कॉल बैक कर सकता है, उसमें कोई लिंक नहीं बनता है सच को मिडल मैन का, क्योंकि डायरेक्ट डिटेंशन में आपके पास आप वहाँ गेम भी कर सकते हैं, आप कॉमन एरिया है, आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ है, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया, जस्ट ओवर स्टे है, पकड़े गए, आपको कंट्री भिजवाना है, उन्होंने फॉर टाइमिंग आपको वहाँ रखा हुआ है, ठीक है जी। तो वहाँ आप अपने लॉयर से, आपका लॉयर आपसे डायरेक्ट आपके मोबाइल पे बातचीत हो सकती है, कोई नो मतलब थर्ड उसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो बाकी रहेगी दूसरी बात जो अभी जो असाइलम के हिसाब से है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस। अगर आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है और उस रिफ्यूजी स्टेटस अगर आपको मिला है या डिस्क्रिप्शन लीव मिली है, डिपेंड करता है। अभी आपने जो बताया इस तरह, इट सीम्स दैट रिफ्यूजी स्टेटस 5 ईयर का है, तो डिस्क्रिप्शन लीव 3 साल की मिलती है, रिफ्यूजी 5 ईयर का। तो 5 ईयर में जो भी डिपेंडेंट्स या जो भी आपके फैमिली मेम्बर थे, डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स, जो आपने उनको बताए हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, उनको आप एज ए रीयूनियन स्कीम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनमें आप लेके आ सकते हैं यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि उसके लिए ना तो आपने इनकम थ्रेशोल्ड पूरा करना है, ना ही उन्होंने वहाँ फीस देनी है सच कोई होम ऑफिस की, क्योंकि अगर 5 बच्चे हैं वो तो 5-6 लाख तो आपका बिल यही बन जाएगा, बल्कि शायद ज़्यादा से बन जाए। जी जी। और आपकी इनकम थ्रेशोल्ड अभी राजा साहब जो कह, उसकी इनकम थ्रेशोल्ड सेटलमेंट की 18,600 है एक, और अगर पहला बच्चा 3600, देन अगला बच्चा 24, तो वो तकरीबन 5 बच्चों का तो आपकी तो 30, 35, 40 हज़ार तो इनकम ही होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है रिफ्यूजी में, इसमें कि उसमें चूंकि वो रिकग्नाइज्ड रिफ्यूजी है, तो जो भी आपके डिपेंडेंट उसमें आपको मिलेंगे आके, तो वो एक तो विदाउट फीस है, एक लेस जो है उसको वो स्ट्राइटनिंग है, ईजिली दे कैन कम हेयर। लेकिन सब्जेक्ट ये है कि डिपेंड कि आपका रिफ्यूजी किस रूट पर मिला। अगर आपका इस पे मिला है कि जी मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस बेस पे आया हूँ, मेरा तो हस्बैंड के साथ ये मसला था, बीवी, तो वो तो नहीं लेके आ सकती अपने हस्बैंड को। लेकिन अगर बच्चे हैं, चूंकि वो इम्पार्शियल है, उनको लेके जा सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ दैट एंड सब्जेक्ट टू द फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट। लेकिन आपका असाइलम सीकर का था या जिसको असाइलम मिल चुकी हो? क्योंकि जिसको नहीं मिली उसका केस चल रहा है तो वो तो नहीं ला सकता। मिल चुका है उसकी बात, जिसको मिल चुका है उसके हवाले से हाँ, उनको तो मिल चुका है जी। लेकिन एक आपने कहा था कि वो वापस जा सकते हैं अपने कंट्री में, तो वो अगर अपने कंट्री से भाग के असाइलम लिया है तो वो 5 इयर्स एटलीस्ट वो नहीं जा सकते, जब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको। जी जी, रिफ्यूजी खत्म हो जाएगा ना। जी एग्जैक्टली। प्लीज़ सर, मेरा नाम इफराज अख्तर है और मैं एज ए कंसल्टेंट, मुझे तकरीबन 3-3.5 साल हो गए काम करते हुए। तो काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होने की वजह से काफ़ी चीज़ें जो आपने भी डिस्कस यहाँ की हैं, सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से बात की गई है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ इफेक्ट उनको नहीं हो रहा, सारी नेशनलिटीज़ को हो रहा है, तो ऐसा कुछ जगहों पर ऐसी नहीं है। आप अगर BPP बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कोर्स में, ACCA में और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं बैचलर डिग्री में, अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दें। और जितने भी कंसल्टेंट और एजेंट्स हैं
उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है अगर इंडिया बांग्लादेश के तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पाकिस्तानी की आप एक्सेप्ट ना करें। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं पब्लिक फंडेड हैं, आप लिवरपूल कम्युनिटी कॉलेज की मिसाल लें, कैम्ब्रिज की मिसाल लें, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके साथ हमें काम करते हुए टाइम हो गया, और वो इनसाइड यूके से भी बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट को ले ही नहीं रहे हैं। हैरियट में जाए वो कहते हैं आप इंडियन स्टूडेंट देंगे, हम आपको कमीशन देंगे, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट पहली बात है हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर कोई एप्लीकेशन आएगी उसके ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा, आप स्टूडेंट से जो मर्जी करें, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर हम जो जितने भी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इफेक्ट कर रही है, उसकी जो भी रीजंस हैं उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को आप देख लें, इन्वॉल्वमेंट है कि हमारा जो बहुत सारा स्टूडेंट है उसका, चूँकि हम एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं कि हमारा अपना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तंग भी करता है, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का होता है, और स्पेशली पाकिस्तानी का मेरे अपना चूँकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा वास्ता रहा है, मैंने देखा है जो डिफरेंट कंट्रीज़ का क्लाइंट होता है वो आपको उतना टफ नहीं टाइम देता है। पाकिस्तानी हमसे हम बात करेंगे जी हम आपको 500 सुबह देंगे और वो 500 कभी नहीं आते हैं, ठीक है। इंडियन अगर मैंने खुद देखा है, मेरे साथ मतलब मुझे खुद एक्सपीरियंस है कि वो कहते हैं जी ठीक है हमने आपको इस डेट को देना है, उनका काम आप कर भी दो, वो वापस आके देंगे। कुछ जगहों पर हम सारों को मिल के काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को भी ट्रेंड करें कि यार ये चीज़ मोरल वैल्यूज़ में भी आती है कि आप अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर रहे हैं वो चीज़ पूरी करें। सेकेंडली अब देखें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं, 4-4 5-5 साल वो यहाँ रहते हैं, कोई किसी किस्म की वो प्रोग्रेस नहीं लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से पढ़ते हैं। अब जब वो हमारे पास आते हैं हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर उनको कहता है जी आप FLRO डाल दो, आप इस तरह का केस डाल दो, आप गे का डाल दो, ये चीज़ें डाल दो। तो वहाँ पर हम सारों को मिलकर डिस्करेज करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम उनके लिए मजीद रास्ते बनाएं, बाद में होम ऑफिस मजीद उसको पॉलिसी को टाइट करे और हमारी कंट्रीज़ की बदनामी हो, हम उस हवाले से जो है हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये आपका एक कमेंट है, मेरा हाल है इस पर तो कोई सच क्वेश्चन उस पर नहीं है, मेरा हाल है आगे चलते हैं या कोई इस पर अगर राजा साहब को कमेंट करना चाहें। तकवीम साहब बैठे हैं, मेरा हाल है तकवीम साहब इस पर रूबी ज़रा माइक ज़रा इधर अगर शुरू में फर्स्ट रो में तकवीम सिद्दीकी साहब को दीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज ज़रा मौजू भी मुख्तलिफ है इस पर कह रहे हैं, लेकिन चूँकि यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और यूथ के ज़्यादा इशूज़ हैं लंदन के अंदर यहाँ पे, तो ये बेहतर इस पर कमेंट कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तकवीम सिद्दीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन से मेरा ताल्लुक़ है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ मैं। जो मेरा सवाल था वो तो शाकिर भाई ने बहुत डिटेल उसमें पूछ भी लिया और उसका जवाब भी काफ़ी मिल गया। तो मेरा एक छोटा सा कमेंट है और कुछ फीलिंग्स हैं बेसिकली कि भाई ने कहा जैसे कि मोर लॉयल देन द किंग, तो मेरा जो कमेंट है बेसिकली वो अब जो वहाँ से आने वाले हैं उनकी बात तो हमें वाज़ेह हो ही गई है कि अभी बहुत मुश्किल हो गया है। जो हमारे लोग यहाँ पहले से मौजूद हैं और ख़ास तौर से जो हमारे स्टूडेंट्स आए थे, लड़के लड़कियाँ, और जो लोग यहाँ पहले से मौजूद हैं, एक तो ये जो हमारे यहाँ हम लोग जो यहाँ पहले से मौजूद हैं, हमारे पास स्टेटसेस हैं, हमारे पास सब कुछ है। एक सोच यहाँ पर हमने डेवलप करी अस एंड देम की, we've always tried to condemn them, we've always tried to basically disown those people whoever have already got here from whatever means basically। तो जबकि हमारे से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 20 साल पहले 25 साल पहले शायद उसी प्रोसेस से गुजर के आए हों, बहुत कुछ ऐसा किया, तो हमने सिंपैथी उनके साथ नहीं करी, we shot ourselves in the foot। बेसिकली हमने अपना केस लीड नहीं किया। जब हमारे बारे में बात होती थी, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश, साउथ एशियंस की बात कर रहा हूँ, कि हमारे ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर आए दे वर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, ठीक है, और वो लोग थे जो 12-15 साल तक इस सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं ले सकते थे और उन्होंने नहीं लिया। ऑल दे हैड डन वाज आइदर किसी भी तरीके से फ़ीस जमा कराई या किसी भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट ही करते रहे, चाहे वो जॉब के हवाले से करते रहे, जैसे भी करते रहे। हमने ही इस डिबेट को जो है हवा दी, हमने ही अपने लोगों को गालियां दी, हमने ही अपने आप को सेल्फ पिटी में मुब्तला किया, और आज उसका यह हाल है कि हम यूरोपियन माइग्रेंट्स की बात करते हैं, यूरोप से तो अनस्किल्ड वर्कर आता है ज़्यादातर, हमारा जितना भी आता था वो जिस तरीके से भी आता था उसमें मेजॉरिटी स्किल्ड वर्कर में कन्वर्ट होती थी। अब गोइंग फॉरवर्ड वी हैव ऑलरेडी सीन द राइज ऑफ यूकेप, जो होने जा रहा है वो सामने नजर आ रहा है। तो क्या अब हमारी एज अ कम्युनिटी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हम कोई भी हो, साउथ एशियन कम्युनिटी में अगर मैं बात करूँ, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वी शुड लीड आवर केस नाउ, इट्स अबाउट टाइम दैट वी एक्चुअली शो आवर कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री दैट वी हैव बेसिकली वर्कड हार्ड है। और इस सिस्टम से फ़ायदा उठाने के लिए हमें भी 15-20 साल इंतजार करना पड़ता है, 12 साल इंतजार करना पड़ता है। तो वो केस हमने लीड नहीं किया और अब इसकी वजह से हम जो है बेइज्जत हो रहे हैं। और future, I can tell you, if it continues this way, it's not going to be bright. We've fought really hard for what we are here, what we've actually achieved as a community here in the last 25-30 years, and it's going downhill now. I can see it going downhill.
एंड बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्फ पिटी। तो ये एक मेरा छोटा सा कमेंट था कि अस एंड देम जो हम करते हैं, जो बच्चे वहाँ से आ गए हैं, जो लोग वहाँ से आ गए हैं, ख़ास तौर पे जो यूथ है, हम अपने ही मजाक उड़ा रहे होते हैं, लोगों में बैठ के हम अपने ही मजाक उड़ा रहे होते हैं, जबकि हम में से मेजॉरिटी जो है वो उन जो पिछले 10 साल में बच्चे आए हैं वो तो पढ़ाई के तरीके से आए हैं, चाहे वो लीगली आए या यहाँ पे आके पढ़ा या नहीं पढ़ा। जो 30 साल पहले के जो माइग्रेंट हैं, 40 साल पहले के, वो तो सारे के सारे शादियों और इन सब चक्करों से होकर आए। हम ही लोग बैठ के, हमारे उन्हीं जैसे लोग बैठ के उन बच्चों को गालियां दे रहे होते हैं, उनको बेइज्जत कर रहे होते हैं, उनको जो है बेसिकली, ये मेरा एक छोटा सा कमेंट है। एज अ पाकिस्तानी आई फील अ लॉट अबाउट इट, आई फील रियली स्ट्रांगली अबाउट इट। नहीं, बिल्कुल आपने सही इसकी पिक्चर कशी की है, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें करेक्शन कर दूं कि ये तो बड़ी गलत बात है और कंडेम करना चाहिए कि जो ऐसे लोगों को गालियां दें या उनको डिसओन करें, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ फीलिंग भी है कि डिसओन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम आए थे, मैं आया था, गुलनवाज साहब, शेख साहब आए होंगे, उससे पहले जो हमारे बड़े इधर आए हुए थे ना, वो दौर था कि जब वो पासपोर्ट लेते थे और वो टिकट ट्रैवल अगर पे कर सकते हैं तो वो यूके में एंटर हो जाते थे। अब वो आए, सेटल हो गए, तो इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इन 2000 के यही होगा मेरे साथ भी, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे जो हार्डशिप बढ़ती जाती है, जो और उसके मुताबिक आप फर्दर आगे जाते हैं, तो फिर जब हमारा दौर था तो बदकदरे फिर बेहतर था। फिर जब फर्दर अभी जो करंट दौर आया है, तो अब हम अगर चाहते भी हैं कि किसी अपने को फुल फ्लेज अकोमोडेट कर सकें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो ऑलरेडी वो तो अगर जो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं उनकी तो मैं आपकी बात के साथ इत्फाक करता हूँ, तो हमें उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए बहसीत है कौम, नेशन और एज ए कम्युनिटी, एज ए मुस्लिम या जो भी उसमें आप हमारी कुछ इकाइयाँ मिलती हैं, तो हमें हर वाले से उनको डिस्करेज कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है कि जब हम डिस्करेज करते हैं तो फिर हम, इसका मतलब है कि अपना आप भूल जाते हैं या बैकग्राउंड भूल जाते हैं कि जब हम आए थे तो क्या हार्डशिप्स फील की थी। तो इसमें मेरे ख्याल में हम सबको बहसीत नेशन उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जो थोड़े अच्छी पोजीशंस में बैठे हैं और फॉर एग्जाम्पल कोई लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है उनको गाइडेंस सिर्फ अच्छी दें। क्योंकि होता क्या है, जिस तरह भाईजान ने क्वेश्चन किया कि लॉयर्स से बात हो जाए डिटेंशन सेंटर में तो वो उसकी एक मॉरल सपोर्ट हो जाती है। ही इज़ वेरी राइट, क्योंकि अब देखना चाहिए कि आप लॉयर कौन सा चूज़ करते हो। अब हमारी कम्युनिटी में भी वही लॉयर्स भी हैं जो एक बार उनको फीस अकाउंट में आ जाए तो अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी कम्युनिटी, लॉयर्स कम्युनिटी के खिलाफ बात करूं, बट हैं मेजॉरिटी में कि फ़ीस आ जाए, उसके बाद केस आगे असिस्टेंट्स के पास चला जाता है और असिस्टेंट फिर आगे बिजी होते हैं, फिर वो बंदा बेचारा फंसा रहता है। अदरवाइज तो मोबाइल फ़ोन डायरेक्ट एक्सेस है। अगर जो गुड लॉयर्स हैं उनको आप अप्रोप्रिएट, अगर उन्होंने फ़ी ली हुई है या लीगल एड पे काम कर रहे हैं, तो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं कि बेटा आपका केस बनता है नहीं बनता, मतलब रास्ता सीधा दिखाते हैं, ये एक बहुत बड़ा जहाद है। अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ कॉलेज का मालिक है, कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी का, मैं पाकिस्तानी इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आज हम सारे एक कम्युनिटी से बैठे, कोई लॉ फर्म रन कर रहा है, कोई अकाउंटेंट है, कोई भी किसी ऐसी पोजीशन में बैठा है कि जो पब्लिक को डील करता है या नए आने वाले बच्चों को जो ऑलरेडी इधर लोग बैठे उनको, तो उसको अगर सिर्फ सीधी गुड फेस से, ऑनेस्टी से उसको रनमाइद कर देना, दैट इज़ द बिग स्पोर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकली 80% नहीं हो रहा। हमारे यही लोग सबसे ज़्यादा रिप ऑफ अपनी कम्युनिटी के लोगों को करते हैं। इंस्टेड अगर कोई इंडियन आ जाए, बांग्लादेशी आ जाए, तो केयरफुली उससे बात करेंगे। असल में प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तसर है, हमें जल्दी लास्ट 2 क्वेश्चन, साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं चाहूँगा कमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपका प्रोग्राम और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो मैं सिर्फ एक पाकिस्तान के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि ये ब्रेन ड्रेन जो है ये हमेशा से हुआ और होता रहा, और वो लोग यहाँ आके जो लेके आए थे इवन वो भी अपना भूल गए, क्योंकि जो इमिग्रेशन के मसाइल आए और बहुत सारे प्रॉब्लम। तो हमें ये भी देखना है एज ए कम्युनिटी, जहाँ पे हम इस यूके में वो लोग जो सेटल्ड हुए और अच्छी फर्म्स बना ली और अच्छे लोग, मतलब है कि इसमें एजुकेशन लेके एक करीम आ गई, तो उन लोगों को पाकिस्तान के हवाले से भी सोचना होगा कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि जहाँ से धक्का लगता है और वो सारे लोग यहाँ हैं
और वो जैसे आपने खुद ही निशानदेही की कि वापस भी नहीं जाना चाहते क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। तो मेरे ख्याल में हम वो कम्युनिटी हैं जिसको पाकिस्तान के हवाले से भी इसी तरह के फोरम, सेमिनार्स और कन्वेंशन करने चाहिए ताकि वो लोग जिनका माइंड रुका हुआ है, मैं समझता हूँ जो अच्छे ब्रेन के लोग थे, उनका टैलेंट सामने आना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह वो तब्दीली आएगी जिसके लिए वो यहाँ आए और यहाँ से उन्होंने कुछ लर्न करने की कोशिश की, वो कंट्रीब्यूट करें अपने माशरे में जाके। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप जितने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से भी अगर कभी करें ऐसा सेमिनार तो बहुत खुशी होगी। बहुत तब्दीली इंशाल्लाह ज़रूर आएगी और आ रही है, बल्कि वो इमरान खान साहब कहते हैं कि आ चुकी है, क्योंकि अवेयरनेस आ गई है ना कौम में, अब लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब तब्दीली आ गई है। स्लोली स्लोली इंशाल्लाह नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। मेरा ख्याल और साहब एक आखिरी जी हाँ साहब, पहले वो कम्युनिटी लॉयर के आपस में बैठे हैं सारे कि मतलब आम तौर पे ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अच्छी बात हो वो भी शेयर करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि उससे देख के शायद कोई बेहतरी हो जाए, या भाई कोई अगर कमी है तो कोई और दोस्त या भाई जो है करना। जो बंदे डिटेंशन में होते हैं आमतौर पे अब इसलिए होता है कि काफ़ी तक कॉल्स आती हैं, लैंडलाइन, मोबाइल, ईमेल, ब्ला ब्ला, लेकिन डिटेंशन में जो लोग होते हैं उनको हम मोबाइल नंबर देते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मैं देता हूँ, टेंशन में होता है। उनके लिए ये कैद नहीं होती कि 5:30 हो गया जब आप कॉल नहीं कर सकते, नहीं, वो 6 बजे कॉल करे, वो 10 बजे करे, 11 बजे करे, यानी उसके और वीकेंड पे कॉल। डिटेंशन में लोगों के साथ नॉर्मली हम करते ही, मैं खुद करता हूँ कॉल बैक, मैं कहता हूँ मिस कॉल करें, विल कॉल यू बैक। रीज़न क्योंकि वो उसके पास लाइका मोबाइल है, बेचारे के पास उसके वो लाइका मोबाइल है। अब वो वहाँ से कॉल कर तो रहा है, वो तो उसका तो अब उसको अगर हम कॉल बैक कर लेंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीकेंड्स पे इसलिए कॉल बैक करते हैं ताकि डिटेल से उससे बात हो सके, क्योंकि जो बंदा इस वक्त एक बीइंग मुस्लिम भी हम समझते हैं, जो बंदा होता है ना कैद में, उसकी दुआ कहते हैं ज़्यादा लगती है। वो बंदा पहले ही कन्फाइंड है, पहले ही प्रॉब्लम में है, उसको प्रैक्टिकली कोई आप इमोशनल सपोर्ट को दे सकते हैं तो वो आप हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा उसके लिए मतलब है कि ये मैं खुद विटनेस हूँ अपना, बाकी जिनका मुझसे वास्ता पड़ा किसी लिहाज से वो इस बात को जानते हैं कि डिटेंशन में मैटर हो तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है उसके लिए, वीकेंड हो कुछ हो, पूरी कोशिश करते हैं उसके लिए। 1 सेकंड, इसकी दूसरी बात ये है, अभी जो बात कर रहे थे कि बीइंग कम्युनिटी, लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान का टूर लगा, तो वहाँ पे कुछ सेमिनार्स थे पीसी होटल में, कुछ लोग आए, अपॉइंटमेंट्स थी उनके साथ, उनमें से एक साहब, अब उसकी जब मैंने बैंक स्टेटमेंट देखी, मैं उसकी तरफ देखूं और उसकी प्लान की तरफ देखूं, अब वो आया हुआ है इसलिए कि मैंने यूके जाना है एंटरप्रेन्योर वीज़े के लिए, 2 लाख वाला जो है आप जानते हैं उसको। अब उसकी स्टेटमेंट बता रही है इस बंदे को फ़लाँ कंपनी से हर महीने 30 लाख से ऊपर हर महीने मिलते हैं, 30 लाख उसको मिलते हैं, और वो मुझे ये भी बता रहा है जी मेरे पास गाड़ी भी है और मुझे DHA में मुझे इन्होंने बंगला भी दिया हुआ है। देख के बस एक अच्छा बात ये है, आप क्यों आना चाहते हैं? तो आपका क्या है मतलब, क्यों आना चाहते हैं? कुछ समझ नहीं आई बात की। अब सारा उसका वो प्रोफाइल है, वो एक बड़ी कंपनी है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है जिसका वो है, पासपोर्ट दिखा रहा है उसमें अमेरिकन मतलब कंटिन्यू वीज़ा, उसमें जर्मनी आगे पीछे जरा वो एक रिप्रेजेंट करता है एक बड़ी कंपनी को, वो ग्रुप है, एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो उसको बीइंग प्रोफेशनल मैं उसको डिस्करेज, लेकिन मैंने उसको यही बताया आपकी कंट्री को आपकी ज़रूरत है, अब जैसे लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक खातून आई इंटरव्यू के लिए, जॉब उसका मैंने वो CV देखा सारा, अब वो बहावलपुर साइड से थी, PhD करने गवर्नमेंट ने यहाँ भेजी हुई थी, गवर्नमेंट उसका वो उसको स्पॉन्सर कर रही है। अब वो हमारे पास इसलिए आई हुई है जी वो वर्क परमिट, अगर आप प्लीज़, अब अहमदुल्ला हमारी कंपनी है, वो Tier 2 स्पॉन्सर है रेटेड के ऊपर, कि जी हमें वो देखा है लिस्ट में, तो मैं देख रही थी तो आपकी या मेरे लोकल हैं तो मैं आई हूँ, तो वर्क परमिट वो सारा देखा। मैंने कहा बीबी अब जिस एरिया से हैं वो पहले ही अंडर एजुकेट है, आप PhD यहाँ से करने आई हैं, आपका इतना बड़ा प्रोफाइल है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, उनको उस कंट्री को ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। हमें तो और लोग मिल जाएंगे यहाँ से, एक नहीं तो 10 और, क्योंकि यहाँ पे तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। हम बिल्कुल उसमें अपने कंट्री जहाँ से आए हैं, जहाँ बिलोंग करते हैं, उसको जहाँ तक हो पड़ता है बिल्कुल करते हैं उस लिहाज से। शेख साहब मैं चाहूँगा आप भी जो इसको वाइंड अप करने से पहले आप जो भी समझ, मैं तकवीम भाई के क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, चूँकि इन्होंने लॉस्ट आइडेंटिटी की बात की है। पाकिस्तानी यहाँ पर आके अपनी आइडेंटिटी खो बैठे हैं, और उसकी वजह यही है कि हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते, अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करते, गुड काजेज़ को सपोर्ट नहीं करते। और उसकी सबसे मेन वजह यह है कि राइट पर्सन शुड हैव बीन एट प्लेस, राइट प्लेस। हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे जो पाकिस्तानी हाई कमीशन अपॉइंट होते हैं, वो खा यूरोप में हो, अमेरिका में हो या किसी और मुल्क में हो, वो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं होते, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होते। ये ज़िम्मेदारी उनकी होती है कि वो कम्युनिटी को साथ लेकर चलें,
कम्युनिटी के जो सरकर्दा लोग उनको साथ लेकर चलें, और पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से ये डिप्लोमेसी का एक जनरल असूल है कि उस मुल्क की जो लोकल कस्टम्स हैं, उस मुल्क की जो लोकल नॉर्म्स हैं, उस मुल्क की जो लोकल और मामलात हैं, उनको पॉइंट आउट किया जाए दूसरे मुल्क के अंदर। लेकिन हमारी बदकिस्मती यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं वो पाकिस्तानियों के अलावा सबके हाई कमिश्नर होते हैं। उनको बहुत खुशी होती है कोई उनको दूसरी कम्युनिटी से कोई दावतनामा आए, वहाँ जाएँ और वहाँ पर जाके अपना टाइम गुजारें, बजाय इसके कि अपनी कम्युनिटी को इनवाइट करें। और जो ख़ास दिन होते हैं यहाँ पर, अब देखें कि इतना अरसा हो गया है और हम लोग पार्ट ऑफ ब्रिटेन से अलहदा हुए हैं, यहाँ पर अब पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फेस्टिवल दिन है उनकी छुट्टी के लिए हम लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फॉल्ट है। और सबसे ज़्यादा फॉल्ट हमारे जो लीडर हैं यहाँ पर, ख़ासतौर पर हाई कमिश्नर, उनका फॉल्ट है कि वो यहाँ तक गवर्नमेंट को कन्वे ही नहीं कर सके आज तक कि हमने ये दिन कैसे सेलिब्रेट करना है। छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, रिसेंटली जो ब्राज़ील में वर्ल्ड कप हुआ है, पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर जो फ़ुटबॉल इस्तेमाल हुआ है वो पाकिस्तान से आया था, लेकिन ये दुनिया वही जानती है जो फ़ुटबॉल जिन्होंने खेला होगा। सही है। और उसके बारे में हैरान होंगे आप कि किसी ने ना प्रमोशन यूके में की और ना ही मैं ब्राज़ील में की। और मैं ये जब मैंने टीवी पर ये मैंने क्लिप देखा तो मैं ये सोच रहा था कि कम से कम पाकिस्तान हाई कमीशन जो ब्राज़ील में है वो पूरी दुनिया की अटेंशन इस ब्राज़ील में वर्ल्ड कप पे हो रही है, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़ करेगा प्रोग्राम जहाँ हमारे बैड इम्पैक्ट नेशन का जा रहा है, कम से कम ये भी तो जाए कि ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं। और आप ये भी इस बात से हैरान हो गए कि बड़े शॉर्ट टाइम में सियालकोट की कंपनी ने वो प्रोवाइड किए हैं फुटबॉल, जो चाइना ने इनकार कर दिया था किसी वजह से, चाइनीज़ कंपनी डिफॉल्ट कर गई थी। हैंडमेड फुटबॉल मशहूर है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान आज तक उस बात को किसी ने प्रमोट नहीं किया। वर्ल्ड कप खत्म हो गया, उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम, अब भी अगर उस इवेंट को याद करके एक इवेंट पाकिस्तान हाई कमीशन में रखा जाए तो ये बड़ा एक सॉफ्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान का जाएगा और पाकिस्तान के बारे में पता लगेगा कि हम सिवाय ये लड़ाई झगड़ों के और पॉलिटिक्स के अलावा भी हमारे कोई मौजूद हैं। जी। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें खुद ही करनी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं भी करता तो कम से कम जहाँ हम बैठे हैं हम इन चीज़ों को उजागर करें, इनको पॉइंट आउट करें और लोगों को बताएं इन बारे में। जी, बहुत शुक्रिया असलम शेख साहब। मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ चलूँगा, चूँकि आज हमारा प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर था। आप सब दोस्तों का, मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ख़ासतौर पे इस मौसम के अंदर, जबकि आज बर्फ़बारी की भी प्रेडिक्शन कहा जा रहा है कि है, उसमें आपने ख़ासतौर पे तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के हवाले से जो एक आम आदमी जो यूके के अंदर रहता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों का जवाब दिया हमारे एक्सपर्ट पैनल ने। मैं एक बार फिर आप तीनों मौजूद पैनलिस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और तमाम नाज़रीन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी वक्त आपसे इसी फोरम पे इस जगह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।